हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 4 ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लास्ट क्लास में जैसा कि आपको पता है कि मैं ऑक्सीन के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर चुका था। ऑक्सीन जो कि एक ग्रोथ प्रोमोटर है, एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। इसकी जो डिस्कवरी की वो चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने की। इसके आइसोलेशन के बारे में मैंने आपको बताया। इसका जो आइसोलेशन किया वो किया एफ.डब्ल्यू. वेंड ने। पहली बार इसका आइसोलेशन ह्यूमन यूरिन से हुआ। प्लांट से आइसोलेट इसको किया। कौन से प्लांट से आइसोलेट किया? और कोलेप्टाइल टिप से आइसोलेट किया इसको एफ.डब्ल्यू. वेंड ने। तो उसकी डिस्कवरी, इसके आइसोलेशन के बारे में मैं बता चुका था। प्रीकर्सर मैंने आपको बताया था कि इसका जो प्रीकर्सर होता है वो होता है ट्रिप्टोफन। एंड जिंक एलिमेंट इज वेरी एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीन। ऑक्सीन की सिंथेसिस के लिए जिंक एलिमेंट जो होता है वो बहुत ही एसेंशियल होता है। इसके अलावा मैंने आपको ऑक्सीन के दो टाइप बताए थे, नेचुरल ऑक्सीन एंड आर्टिफिशियल और सिंथेटिक ऑक्सीन। नेचुरल ऑक्सीन में जो आपका आता है, नेचुरल ऑक्सीन में आता है इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। वहीं सिंथेटिक ऑक्सीन में जो आता है नैप्थेलिन एसिटिक एसिड NaA24D एंड 245T। तो ये आते हैं सिंथेटिक ऑक्सीन में। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बायोएसे ऑफ ऑक्सीन। बायोएसे टेस्ट ऑफ ऑक्सीन पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बायोएसे। ध्यान दीजिए, अगर बायोएसे की बात करें तो बायोएसे दिस इज द टेस्ट टू डिटरमाइन द एक्टिविटी ऑफ एनी केमिकल। किसी भी केमिकल की एक्टिविटी को डिटरमाइन करने के लिए जो आप टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसको आप बायोएसे टेस्ट कहते हैं। तो बायोएसे की अगर मैं बात करूं तो एनी केमिकल द टेस्ट विच परफॉर्म to determine the activities of any chemical that you called bioassay test। बायोएसे टेस्ट से आप किसी भी केमिकल की एक्टिविटी को कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा बायोएसे टेस्ट की हेल्प से आप जो है किसी भी केमिकल की या किसी भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में भी आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन पे कौन सा प्लांट हार्मोन क्या काम करता है। आर यू गेटिंग ऑन नॉट? तो इस बायोएसे टेस्ट की हेल्प से इट ऑल्सो हेल्प्स टू डिटरमाइन the concentration of chemicals की concentration को डिटरमाइन करने में भी हेल्प करता है। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो क्वेश्चन है बायोएसे टेस्ट फॉर ऑक्सीन। बायोएसे टेस्ट फॉर ऑक्सीन। ऑक्सीन के लिए बायोएसे टेस्ट कौन सा है? तो बायोएसे टेस्ट फॉर ऑक्सीन है राइट एविना कर्वेचर टेस्ट। इसके अलावा जो दूसरा टेस्ट है रूट इनहिबिशन टेस्ट। तो रूट इनहिबिशन टेस्ट एंड एविना कर्वेचर टेस्ट, ये दोनों बायोएसे टेस्ट फॉर ऑक्सीन है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। एविना कर्वेचर टेस्ट एंड रूट इनहिबिशन टेस्ट, दिस इज द बायोएसे टेस्ट फॉर ऑक्सीन हार्मोन। मैं यहां पे एफ.डब्ल्यू. वेंट के एक्सपेरिमेंट की बात कर लेता हूं। एफ.डब्ल्यू. वेंट ने किस तरीके से ऑक्सीन को आइसोलेट किया। फर्स्ट टाइम ऑक्सीन आइसोलेटेड बाय एफ.डब्ल्यू. वेंट। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो अब बात करता हूं एफ.डब्ल्यू. वेंट के एक्सपेरिमेंट की। एफ.डब्ल्यू. वेंट ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने क्या काम किया? जो ओट प्लांट होता है, ओट प्लांट की टिप ऑफ कोलेप्टाइल को कट करके रिमूव कर दिया। तो देखिए यहां पे दिस इज द टिप ऑफ ओट प्लांट। अब यहां पे ये क्या है? दिस इज टिप ऑफ ओट प्लांट। इन्होंने इस टिप ऑफ ओट प्लांट को कट करके रिमूव किया। ये ओट प्लांट है, ओट प्लांट की जो टिप है इस तरीके से बेंड कर रही है ये। इन्होंने इस टिप को यहां से कट कर दिया और कट करने के बाद फर्स्ट स्टेप में कट करने के बाद इन्होंने इस पे प्लेस किया
एक एगार ब्लॉक को, इस पे इन्होंने किसको प्लेस किया, एक एगार ब्लॉक को इस पे इन्होंने, राइट, ही प्लेस्ड द एगार ब्लॉक ऑन द टिप ऑफ कोलियोक्टाइल। एक्सपेरिमेंट एफडब्ल्यू वेंड ने किस पे परफॉर्म किया, ओट प्लांट पे। ये बात आपको याद रखनी है, ओट प्लांट की टिप ऑफ कोलियोक्टाइल को कट एंड रिमूव किया उन्होंने, कट एंड रिमूव, ये बात आपको याद रहे। तो यहां पे इन्होंने एगार ब्लॉक को प्लेस किया, दिस इज एगार ब्लॉक। एगार ब्लॉक को प्लेस करने के बाद यहां पे एगार ब्लॉक को रखने की जरूरत क्या पड़ी, यहां पे एगार ब्लॉक को इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो एगार है, ये एगार ऑक्सीन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ऑक्सीन को सोख लेता है। इज दैट क्लियर? तो ऑक्सीन जो है वो डिफ्यूज हो जाता है इनटू द एगार ब्लॉक, दैट्स व्हाई ये एगार ब्लॉक को यहां पे उन्होंने प्लेस किया, जिससे कि ये एगार ब्लॉक यहां पे जितना भी ऑक्सीन है उसको जो है डिफ्यूज करा ले। तो कट करके सारा ऑक्सीन, इन्होंने ये जो कट किया ये थोड़ा सा ऊपर से कट किया, एग्जैक्टली यहां पे सपोज दैट ये ऑक्सीन की कॉन्सेंट्रेशन है, इन्होंने इसको यहां से कट किया और एगार ब्लॉक को प्लेस कर दिया। एगार ब्लॉक जो है सारी की सारी ऑक्सीन को डिफ्यूज कर लेता है, ऑक्सीन जो है एगार ब्लॉक में डिफ्यूज हो गई, इसलिए यहां पे ऑक्सीन के आइसोलेशन की का जो क्रेडिट जाता है वो एफडब्ल्यू वेंट को जाता है, क्योंकि उन्होंने टिप को कट करके एगार ब्लॉक को प्लेस किया, तो एगार ब्लॉक ने आइसोलेट कर लिया किसको, ऑक्सीन को। ऑक्सीन जो है सारा का सारा एगार ब्लॉक में कहां गया, एगार ब्लॉक के अंदर एंटर कर गया। तो एगार ब्लॉक में जब ऑक्सीन चला गया, ऑक्सीन एगार ब्लॉक में जाने के बाद अब यहां पे इस एगार ब्लॉक में ऑक्सीन है। अब इन्होंने क्या काम किया, अब इन्होंने किसी दूसरे और जो कि एक डीकैपिटेटेड ऑट प्लांट था, एक दूसरे डीकैपिटेटेड ऑट प्लांट पे, यहां पे डीकैपिटेटेड ऑट प्लांट पे इन्होंने इस एगार ब्लॉक को रखा, और एगार ब्लॉक को जैसे ही किसी दूसरे डीकैपिटेटेड का मतलब है यहां पे टिप को कट कर दिया था, ये यहां पे किसी दूसरे किसी दूसरे ऑट के प्लांट की टिप को कट किया, यानी कि ये डीकैपिटेशन हो गया, इसको डीकैपिटेशन कहेंगे। और डीकैपिटेशन करने के बाद इन्होंने इस एगार ब्लॉक को यहां से उठा के, इस एगार ब्लॉक ने यहां से सारा का सारा ऑक्सीन इसके अंदर डिफ्यूज हो गया। अब किसी दूसरे टिप को वो उन्होंने कट किया और वहां पे जिस एगार ब्लॉक में ऑक्सीन है उस एगार ब्लॉक को प्रेस कर दिया, तो वो क्या देखते हैं कि यहां पे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये जो है बैंड कर जाता है, यानी कि यहां पे टिप को कट किया। ध्यान दीजिए, ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपको कुछ इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट लास्ट क्लास में बताया था। अगर टिप को कट कर दिया जाए, अगर ये ऑट प्लांट की टिप को कट कर देते तो ये जो टिप है ये बैंड नहीं होती टुवर्ड सनलाइट। क्यों? क्योंकि यहां पे ऑक्सीन नहीं है। लेकिन अब इन्होंने टिप को कट करके इस एगार ब्लॉक को, दिस एगार ब्लॉक प्लेस टू दिस टिप, इस टिप पे रख दिया, राइट। अब ये यहां पे ऑटोमेटिकली बैंड होना स्टार्ट हो गई। तो यहां पे ये जो देखा जा रहा है, दिस इज द बेंडिंग ऑफ कोलियोक्टाइल टिप। तो बेंडिंग ऑफ कोलियोक्टाइल टिप ऑफ व्हाट, कोलियोक्टाइल टिप ऑफ ऑट प्लांट। तो ऑट प्लांट में कोलियोक्टाइल टिप की बेंडिंग यहां पे हो रही है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपका एफडब्ल्यू वेंट का एक्सपेरिमेंट। एफडब्ल्यू वेंट ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो फिर से बता देता हूं, एफडब्ल्यू वेंट ने ऑक्सीन को पहली बार आइसोलेट किया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ऑट प्लांट को लिया, ऑट प्लांट की टिप को कट करके वहां पे क्या रखा उन्होंने, एगार ब्लॉक। अब एगार ब्लॉक टिप को वहां से काटा जहां पे ऑक्सीन प्रेजेंट है उससे थोड़ा ऊपर से काटा उन्होंने। अब वो जो ऑक्सीन है वो एगार ब्लॉक के अंदर, राइट, सारा का सारा ऑक्सीन एगार ब्लॉक में डिफ्यूज हो गया। अब एगार ब्लॉक में ऑक्सीन डिफ्यूज होने के बाद उन्होंने किसी दूसरे कोलियोक्टाइल टिप को कट करके उस एगार ब्लॉक को प्लेस किया। अब वहां पे वो जो कोलियोक्टाइल टिप है वो ऑटोमेटिकली बैंड कर गई, क्योंकि उस एगार ब्लॉक को जो रखा उसमें ऑक्सीन था, राइट। तो पहली बार आइसोलेट किया एफडब्ल्यू वेंट ने ऑक्सीन को, और ये ऑक्सीन का एक बायो एसे टेस्ट है, राइट। यहां पे जो बेंडिंग ऑफ टिप है, द बेंडिंग ऑफ टिप डिपेंड अपॉन द
और यू कैन से द कर्वेचर ऑफ द टिप, जो बेंडिंग की वजह से कर्वेचर बनी है, जो कर्वेचर ऑफ टिप है डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीन। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहां पे ये पॉइंट आप जरूर लिखिएगा कि यहां पे जो कर्वेचर ऑफ टिप है, ये जो कर्वेचर ऑफ टिप है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कर्वेचर ऑफ टिप। दिस कर्वेचर ऑफ टिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीन। ऑक्सीन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है ये कर्वेचर ऑफ टिप। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज अबाउट द बायोएसे टेस्ट ऑफ, इसको एविना कर्वेचर टेस्ट भी कहते हैं। यहां पे दो बायोएसे टेस्ट हैं, ऑक्सीन के लिए एविना कर्वेचर टेस्ट एंड रूट इनहिबिशन टेस्ट। इज दैट क्लियर? ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। बायोएसे टेस्ट पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बात करते हैं हम फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ ऑक्सीन के बारे में। ऑक्सीन के मेजर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ ऑक्सीन। ऑक्सीन के जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है, मेजर जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ ऑक्सीन है, तो नंबर 1 इज एपिकल डोमिनेंस। ऑक्सीन एपिकल डोमिनेंस करता है, इसके बारे में बताऊंगा आपको। इसके अलावा नंबर 2, एब्सिसिजन को भी ऑक्सीन प्रमोट करता है और इनहिबिट भी कर सकता है। किस कंडीशन में प्रमोट करता है, किस कंडीशन में इनहिबिट करता है, आई विल डिस्कस। तीसरा, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। चौथा, जाइलम डिफरेंशिएशन को प्रमोट करता है। ये सब क्या है? दीज आर दी फंक्शंस, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ ऑक्सीन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एब्सिसिजन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट, एब्सिसिजन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो एब्सिसिजन के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिए प्लीज। एब्सिसिजन यानी कि जो कि एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, किसका? ऑक्सीन का एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। देखिए प्लीज, ध्यान दीजिए, द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ ऑक्सीन। Major physiological functions of oxygen that I am going to discuss now. Listen carefully. Physiological functions. सबसे पहला apical dominance की मैं बात कर रहा हूँ। What is exactly apical dominance? देखिए, अगर बात की जाए apical dominance की, तो apical dominance क्या है? You know, ऑक्सीन की प्रेजेंस की वजह से, राइट, ऑक्सीन जो जनरली प्रेजेंट होता है, ऑक्सीन का जो अकरेंस होता है वो रूट एपेक्स या फिर सूट एपेक्स में प्रेजेंट होता है। तो ऑक्सीन की प्रेजेंस की वजह से यहां पे लेटरल बर्ड की ग्रोथ रुक जाती है। अगर यहां पे ऑक्सीन एपिकल पार्ट में प्रेजेंट है, एपिकल पार्ट ऑफ शूट में प्रेजेंट है, तो उससे लेटरल बर्ड की ग्रोथ रुक जाती है, जिसको आप एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। याद रहे आपको, एपिकल डोमिनेंस क्या है? The presence of oxygen, याद रहे, the presence of oxygen prevent the growth of lateral bud. Presence of oxygen in apical bud. Apical birds में जो presence of oxygen है, suppose that ये एक plant है, प्लांट की जो टिप है ये एक एपिकल बर्ड है, ये दिस इज एपिकल बर्ड। अगर ये एपिकल बर्ड में ये दिस इज सपोज दैट प्लांट और ये लेटरल बर्ड्स हैं, तो यहां पे एपिकल बर्ड में ऑक्सीन की प्रेजेंस है, दिस इज एपिकल बर्ड और इसमें ऑक्सीन प्रेजेंट है। ऑक्सीन होने की वजह से यहां पे लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ रुक जाती है, राइट, इसे आप एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। तो presence of oxygen in apical birds prevent the growth of lateral birds। ये
लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ को रोक देता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन इन एपिकल बर्ड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड दैट यू कॉल एपिकल डोमिनेंस। तो ऐसे केस में आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ टी प्लांट, टी प्लांट में एपिकल बर्ड्स की वजह से लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ रुक जाती है। अगर लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ नहीं होगी तो वहां पे ब्रांचेस नहीं बनेंगी और वहां पे नंबर ऑफ लीव्स भी डेवलप नहीं हो पाएंगे। ट्री के प्लांट में एपिकल बर्ड्स को कट करके रिमूव कर दिया जाता है। आपने देखा होगा किसी गार्डन में जो गार्डनर होता है लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए प्रूनिंग करता है, यानी कि ऊपर से एपिकल बर्ड्स को काट देता है। अगर एपिकल बर्ड्स जो है वहां पे रहेगी तो लेटरल बर्ड की ग्रोथ रुक जाएगी, इसको आप एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। सपोज दैट यहाँ पे ये लेटरल बर्ड है, ये लेटरल बर्ड की ग्रोथ नहीं हो पा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ एपिकल बर्ड, तो इस एपिकल बर्ड को अगर कट करके रिमूव कर दिया जाए तो उस केस में देखिए इस एपिकल बर्ड को कट करके रिमूव कर दिया गया, ये प्लांट है सपोज दैट, तो यहाँ पे काफी सारी लेटरल बर्ड्स जो हैं ग्रो कर गई, ये काफी सारी लेटरल बर्ड्स ग्रो कर गई। तो यहाँ पे एपिकल बर्ड की प्रेजेंस की वजह से लेटरल बर्ड्स नहीं थी, यहाँ पे देखिए कितनी सारी लेटरल बर्ड्स जो है डेवलप हो गई हैं। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीन की प्रेजेंस की वजह से लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ रुक जाती है, दैट यू कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस, और इस केस में एपिकल बर्ड को कट करके रिमूव कर दीजिए, लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ नॉर्मल हो जाएगी। आर यू गेटिंग? सो दिस इज वेरी सिंपल। इसके बाद बात करते हैं एपिकल डोमिनेंस। सेकंड इज एब्सीजन। अगर हम एब्सीजन की बात करें, इन केस ऑफ एब्सीजन, एब्सीजन का मतलब क्या होता है? एब्सीजन का मतलब होता है फॉलिंग और शेडिंग ऑफ लीव्स, फ्रूट्स और फ्लावर, दैट यू कॉल्ड एब्सीजन। ऑक्सीन जो है एब्सीजन को प्रमोट भी करता है, ऑक्सीन जो है एब्सीजन को इनहिबिट भी करता है। आपको ये बात याद रखनी है, ऑक्सीन प्रमोट एंड इनहिबिट एब्सीजन इन प्लांट्स। ऑक्सीन प्रमोट भी करता है और इनहिबिट भी करता है एब्सीजन को प्लांट्स में। तो प्लांट्स में एब्सीजन को प्रमोट भी किया जाता है और इनहिबिट भी किया जाता है ऑक्सीन के द्वारा। कैसे? अगर यहां पे फॉर एग्जांपल अगर वो ओल्डर पार्ट है, ओल्डर पार्ट ऑफ प्लांट में, जैसे कि ओल्डर लीव्स, ओल्डर फ्रूट्स, ओल्डर फ्लावर, ओल्डर पार्ट्स ऑफ प्लांट में ऑक्सीन जो है क्या करता है? प्रमोट करता है एब्सीजन को, प्रमोट दी एब्सीजन। एब्सीजन का मतलब होता है शेडिंग और फॉलिंग ऑफ लीव्स, फ्रूट्स और फ्लावर। लेकिन अगर वो न्यू पार्ट है, यानी कि न्यू लीफ, न्यू राइट, न्यू लीफ, न्यू बर्ड, न्यू फ्लावर, न्यू फ्रूट्स, अगर वो न्यू पार्ट है प्लांट का, ओल्डर पार्ट नहीं है, तो उसमें एब्सीजन को इनहिबिट करता है। तो इनहिबिट दी एब्सीजन। तो ऑक्सीन जो है वो एब्सीजन को प्रमोट करता है ओल्डर पार्ट में और एब्सीजन को रोकता है, यानी कि प्रिवेंट द फॉलिंग ऑफ न्यू लीव्स, न्यू फ्रूट्स एंड न्यू फ्लावर, राइट, न्यू पार्ट के एब्सीजन को रोक देता है। तो ये फंक्शन है ऑक्सीन का, पहला एपिकल डोमिनेंस, दूसरा एब्सीजन और तीसरा है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, ऑक्सीन आल्सो प्रमोट द सेल डिवीजन, राइट, इन केस ऑफ कैम्बियम। कैम्बियम वाले रीजन में आपने पढ़ा होगा कोर कैम्बियम, राइट, और कैम्बियम के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है, तो कैम्बियम में सेल डिवीजन को प्रमोट करने का काम करता है ऑक्सीन, ये बात आपको याद रखनी है। प्रमोट दी सेल डिवीजन इन कैम्बियम, ये कैम्बियम में सेल डिवीजन को प्रमोट करने का काम करता है ऑक्सीन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये जो है प्रमोट दी सेल डिवीजन, राइट, इन कैम्बियम पार्ट। इज दैट क्लियर? इसके अलावा जाइलम डिफरेंशिएशन, अगर जाइलम डिफरेंशिएशन की बात करें तो ये जो है इंक्रीज द नंबर ऑफ जाइलम टिश्यू और जाइलम डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। तो ये ऑक्सीन जो है प्रमोट दी जाइलम डिफरेंशिएशन आल्सो, प्रमोट जाइलम डिफरेंशिएशन, ऑक्सीन जाइलम डिफरेंशिएशन को प्रमोट करने का काम करता है, ये बात आपको याद रखनी है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? So these are the physiological functions of auxin. Now I'm going to discuss about the applications of auxin. Auxin की application के बारे में discuss करते हैं। Listen carefully, ध्यान दीजिए please. Applications of auxin. Auxins की कुछ, auxin हार्मोन की
कुछ एप्लीकेशंस भी है। एप्लीकेशन क्या क्या है ऑक्सीन की, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, लिसन केयरफुली। एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीन, ध्यान दीजिए, बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीन की। देखिए प्लीज, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीन, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीन। देखिए, अगर एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीन की हम बात करें तो जो मेजर एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीन है, नंबर 1 इज ये रूटिंग को प्रमोट करता है, फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, पार्थेनोकार्पी को प्रमोट करता है। रूटिंग, फ्लावरिंग, पार्थेनोकार्पी, राइट, इन सब को प्रमोट करने का काम कौन करता है? ऑक्सीन करता है। एक पॉइंट और लिखिएगा, ये एज ए वीडिसाइड्स भी इस्तेमाल किया जाता है। तो रूटिंग की मैं बात करता हूं, यहां पे ऑक्सीन जो है, ऑक्सीन का इस्तेमाल जनरली आप टिश्यू कल्चर टेक्निक में भी करते हैं। ऑक्सीन का जो इस्तेमाल किया जाता है, ऑक्सीन इंड्यूस द रूट इन कटिंग स्टेम। जो एक कटिंग स्टेम होता है, कटिंग स्टेम की हेल्प से लोग एग्रीकल्चर भी करते हैं। तो कटिंग स्टेम में रूट को इंड्यूस करने का काम कौन करता है? ऑक्सीन करता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो यहां पे ऑक्सीन क्या है? इनिशिएट द रूट फॉर्मेशन इन कटिंग स्टेम। एक कटिंग स्टेम में रूट फॉर्मेशन को इनिशिएट करने का काम करता है ऑक्सीन। इसके अलावा फ्लावरिंग, यहां पे ऑक्सीन ऑल्सो इंड्यूस फ्लावरिंग। ऑक्सीन जो है फ्लावरिंग को भी इंड्यूस करता है। इज दैट क्लियर? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। ऑक्सीन ऑल्सो इंड्यूस फ्लावरिंग। ऑक्सीन फ्लावरिंग को इंड्यूस करने का काम करता है। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो ये जो है फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, खासकर इन ए प्लांट ऑफ लीची। लीची के प्लांट में दिस एग्जांपल इज आल्सो गिवन इन एनसीईआरटी बुक एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैन फ्रेम एज क्वेश्चन, राइट। ये यहाँ पे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, जितनी भी एप्लीकेशन है, उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे ये जो फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, ऑल्सो इंड्यूस फ्लावरिंग, यहां पे ऑक्सीन जो है फ्लावरिंग को इंड्यूस करने का काम करता है। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। इसका एग्जांपल इन लीची, लीची प्लांट में, राइट, इन लीची डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीन, खासकर कौन कौन से ऑक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है? डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीन, जैसे कि आप 2,4-D का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नैप्थेलिन एसिटिक एसिड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीन इंड्यूस फ्लावरिंग इन लीची। तो एक डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, फ्लावरिंग को इंड्यूस किया जा सकता है। लेकिन हाई कॉन्सेंट्रेशन, डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीन इंड्यूस फ्लावरिंग, लेकिन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीन, ऑक्सीन का जो हाई कॉन्सेंट्रेशन है वो फ्लावरिंग को इनहिबिट भी करता है। ये बात आपको याद रखनी है। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीन ऑल्सो इनहिबिट फ्लावरिंग, फ्लावरिंग को इनहिबिट करने का काम करता है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीन। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीन ऑल्सो इनहिबिट फ्लावरिंग, ऑल्सो इनहिबिट फ्लावरिंग, यानी कि कहने का मतलब यह है कि फ्लावरिंग को तो ये इंड्यूस करता ही है अगर ये डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन में है, लेकिन अगर आप हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीन का इस्तेमाल करते हैं तो फ्लावरिंग को रोका भी जा सकता है, खासकर लेट्यूस प्लांट में। लेट्यूस प्लांट की लीव्स जो है वो एडिबल होती हैं। अगर उनकी लीव्स एडिबल है तो उनमें फ्लावर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जनरली
इस एप्लीकेशन का हम इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन लेट्यूस प्लांट में स्प्रे कर दिया जाता है, जिससे कि लेट्यूस प्लांट में फ्लावरिंग प्रमोट नहीं होती है, इनहिबिट हो जाती है, क्योंकि हमें सिर्फ लीव्स की रिक्वायरमेंट है, लीव्स आर एडिबल। तो ये भी एग्जांपल आपको याद रखना है, ये एग्जांपल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो ये बात आपको याद रखनी है। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन इन लेट्यूस प्लांट, ये बात आपको याद रखनी है। लेट्यूस प्लांट में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन इनहिबिट द फ्लावरिंग, इनहिबिट द फ्लावरिंग, फ्लावरिंग को इनहिबिट करने का काम करती है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन इन लेट्यूस प्लांट। जो एक लेट्यूस प्लांट होता है, लेट्यूस प्लांट में लीव्स जो होती हैं, लीव्स आर एडिबल, एडिबल होती हैं लीव्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट्स व्हाई नो नीड ऑफ फ्लावरिंग इन लेट्यूस प्लांट। तो ये रूटिंग को प्रमोट करता है, फ्लावरिंग को लो कॉन्सेंट्रेशन में प्रमोट करता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन में फ्लावरिंग को इनहिबिट करता है। कौन? ऑक्सिन। इसके बाद बात करते हैं पार्थेनोकार्पी की। यहां पे ऑक्सिन जो हार्मोन है वो पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करता है, खासकर सीडलेस फ्रूट्स को बनाने के लिए। सीडलेस फ्रूट में पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करने का काम करता है ऑक्सिन, राइट। पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसे आप पार्थेनोकार्पी कहते हैं। तो ऑक्सिन इंड्यूस फ्लावरिंग, इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी, ऑक्सिन इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इन, किसमें इंड्यूस करता है? ऑक्सिन इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इन सीडलेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो सीडलेस फ्रूट्स में ऑक्सीजन, इसो नॉट ऑक्सीजन, ऑक्सिन। तो सीडलेस फ्रूट्स में ऑक्सिन पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करने का काम करता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ऑक्सिन इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इन सीडलेस फ्रूट, फॉर एग्जांपल टोमेटो। टोमेटो में ये सीडलेस फ्रूट को प्रमोट करता है, पार्थेनोकार्पी को प्रमोट करने का काम करता है। टोमेटो हो गया, ग्रेप्स हो गए, इज दैट क्लियर? कुकुम्बर हो गया। तो यहां पे सीडलेस कुकुम्बर भी तैयार किए जाते हैं। तो टोमेटो, ग्रेप्स, बनाना, ये सब क्या है? सीडलेस फ्रूट्स में पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करता है ऑक्सिन। इसके बाद बात करते हैं ऑक्सिन का जो इस्तेमाल किया जाता है एज ए वीडिसाइड्स, भी ऑक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी ब्रॉड लीव्स वीड होते हैं, वीड मतलब अनवांटेड प्लांट जो कि क्रॉप के सराउंडिंग में ग्रो कर जाते हैं, उन अनवांटेड प्लांट्स को आप वीड्स कहते हैं। तो ब्रॉड लीव्स, वीड्स को ये जो ऑक्सिन है, ये जो है उसका एक्सटर्मिनेशन करता है, राइट, यानी कि उसकी ग्रोथ को रोक देता है, प्रिवेंट कर देता है। इज दैट क्लियर? तो इस यहां पे ये भी काम में लाया जाता है, खासकर इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन जो है ये काम करता है। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सो नेक्स्ट इज ऑक्सिन आल्सो यूज एज वीडिसाइड। आपको ये बात याद रखनी है, ऑक्सिन आल्सो यूज एज वीडिसाइड, एक वीडिसाइड की तरह भी ऑक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। वीडिसाइड्स, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन, जो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन है, ऑफ ऑक्सिन प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ ब्रॉड लीव्स वीड्स। ब्रॉड लीव्स वीड्स पे काम करता है। जितने भी बड़ी बड़ी पत्तियों वाली वीड्स होती हैं उनका ये एक्सटर्मिनेशन कर देता है, एज ए वीडिसाइड्स काम करता है। यहां पे एज ए वीडिसाइड जो सबसे ज्यादा ऑक्सिन इस्तेमाल किया जाता है वो है 2,4-D एंड 2,4,5-T, राइट। मोस्ट कॉमन ऑक्सिन यूज एज weedicides, that is 2,4-D, 2,4,5-T.
डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड या फिर ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पे जो D24D है और जो 245T है, इसको आप एजेंट ऑरेंज भी कहते हैं, और इसका जो इस्तेमाल किया गया था, इट वॉज यूज्ड इन वियतनाम यूएस वॉर। वियतनाम और यूएस के बीच में वॉर हुआ था, उसमें एजेंट ऑरेंज यानी कि सिंथेटिक आर्टिफिशियल ऑक्सीन को इस्तेमाल किया गया। एग्जैक्टली वियतनाम के सोल्जर्स ने क्या काम किया? वियतनाम के सोल्जर्स ने, क्योंकि वियतनाम और अमेरिका काफी दूर दूर है, राइट, तो यहाँ पे अमेरिका ने जब वियतनाम पे हमला किया तो वियतनाम पे अमेरिका ने एक हवाई हमला किया। हवाई हमला मतलब ऊपर से हमला किया उन्होंने, लेकिन वहां पे उनके लिए एक ड्रॉबैक बन गया कि वहां पे जो वियतनाम के सोल्जर्स थे वो अपने आप को जंगलों में छुपा लेते थे, राइट, और छुपकर जो है अमेरिकन आर्मी के ऊपर वॉर करते थे, वो एग्जैक्टली अटैक करते थे। तो ऐसे केस में अमेरिका ने क्या काम किया, उस जंगल पे एजेंट ऑरेंज यानी कि सिंथेटिक ऑक्सीन को स्प्रे करा दिया, और वहां पे जितनी भी जंगलों की पत्तियां थी वो सारी की सारी जो है झड़ गई। वहां पे इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ब्रॉड लीव्स जितनी भी थी वो सब खत्म हो गई वहां पे, और वहां पे वो पूरा एरिया क्लीन हो गया, जिससे कि वहां पे जो वियतनाम के सोल्जर्स थे फिर वो छुप नहीं पाए पत्तियों की आड़ में, और वहां पे उन्होंने अमेरिकन सोल्जर्स ने उनके ऊपर आसानी से अटैक कर पाए। तो इसलिए एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल किया। एजेंट ऑरेंज 24D एंड 245T को बोला जाता है। इसके मिक्सर का इस्तेमाल किया गया था वियतनाम यूएस वॉर में, यूएसए ने वियतनाम पे। ये बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन भी फ्रेम हो जाता है एग्जाम में। इसी के साथ ऑक्सीन का इज कंप्लीट। यहां पे एक चीज मैं आपको और बताता हूं, एक सिंपल सा आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूं कि इन हार्मोन के फंक्शंस को किस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो इसके लिए एक फ्लो चार्ट में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है, और यहाँ पे ये आपको आसानी से चीजें याद करा सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूं सेंटर में ऑक्सीन। ये ऑक्सीन एक हार्मोन है। यहां पे ऑक्सीन के सबसे पहले मैं टाइप्स की बात करता हूं, टाइप्स ऑफ ऑक्सीन, ठीक है। ऑक्सीन के जो टाइप्स हैं वो कितने टाइप के हैं? तो यहां पे ऑक्सीन आर्टिफिशियल ऑक्सीन है, नेचुरल ऑक्सीन है। दो टाइप बताए थे मैंने, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में आता है 24D 245T। वही नेचुरल में आता है इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, राइट। तो दो टाइप के ऑक्सीन बताए। इसके अलावा ऑक्सीन की जो अकरेंस है, ऑक्सीन प्लांट के कौन से पार्ट में पाया जाता है? अकरेंस ऑफ ऑक्सीन इज इन रूट अपेक्स एंड शूट अपेक्स। ये रूट अपेक्स में होता है और इसके अलावा ये शूट अपेक्स में भी होता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? अकरेंस, दिस इज टाइप एंड दिस इज अकरेंस। इसके अलावा यहाँ पे ऑक्सीन के फंक्शंस क्या क्या है ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ ऑक्सीन? तो ऑक्सीन के जो मेजर फंक्शंस है उनको आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ऑक्सीन जो है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में, यहाँ पे फिजियोलॉजिकल फंक्शन में सबसे पहले जैसे कि ये एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है, ये फ्लो चार्ट से आप आसानी से याद कर सकते हैं। एब्सिसिजन को प्रमोट करता है ओल्डर पार्ट्स में एंड यंगर पार्ट्स में वो उसको इनहिबिट करता है। इसके अलावा यहाँ पे सेल डिवीजन को प्रमोट करता है कैम्बियम में। इसके अलावा यहाँ पे ये जाइलम डिफरेंशिएशन को भी प्रमोट करता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो यहाँ पे ये फ्लो चार्ट बना के आप आसानी से फंक्शंस को याद कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी एप्लीकेशंस को भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। एप्लीकेशंस में रूटिंग करता है, ये रूट को इंड्यूस करता है कटिंग स्टेम में, फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, फ्लावरिंग के अलावा ये जो है पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करता है, और पार्थेनोकार्पी के अलावा इट वर्क एज वीडीसाइड, ये एक वीडीसाइड्स की तरह काम भी करता है। ये फंक्शन फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, ये यहाँ पे एप्लीकेशंस, ये यहाँ पे अकरेंस, ये यहाँ पे टाइप्स, इस तरीके से भी याद करने का तरीका है। So this is all about auxin. I am going to discuss in detail about the gibberellin. So listen carefully about the gibberellin hormone. Now I am going to discuss about the gibberellin hormone. This is another plant growth promoter that I am going to discuss. So listen carefully.
तो जिब्रेलिन्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स को आप जिब्रेलिक एसिड भी बोलते हैं क्योंकि दिस इज एसिडिक इन नेचर। पहली बार फर्स्ट टाइम दिस जिब्रेलिन वाज ऑब्जर्व्ड बाय ए फार्मर। एक फार्मर ने ऑब्जर्व किया जिब्रेलिन के इफेक्ट को, राइट, इन द फील्ड ऑफ राइस। राइस में एक डिजीज होती है जिसको बेकेन डिजीज या फुलिस सीडलिंग डिजीज बोलते हैं, जो कि जिब्रेलिन की वजह से हो जाती है। आर यू गेटिंग और नॉट? ये जो जिब्रेलिन है जनरली these are mainly found in plants but also found in fungi also. A majority of gibberellic acid found in fungi as well as in plants. तो fungi में भी पाए जाते हैं, ये जो है plants में भी पाए जाते हैं। First time observed by a Japanese farmer, एक जापानीज फार्मर थे, उन्होंने इसको पहली बार ऑब्जर्व किया इन बेकेन डिजीज, इन केस ऑफ बेकेन डिजीज ऑफ राइस और फुली सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस। फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बाय ए जापानीज फार्मर। तो एक जापानीज फार्मर थे, पहली बार जापानीज फार्मर ने पहली बार इसको ऑब्जर्व किया, जापानीज फार्मर, इन बेकेन डिजीज, या फिर इसको आप फुलिस सीडलिंग डिजीज बोलते हैं ऑफ राइस। राइस में बेकेन डिजीज और फुलिस सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस, बात एक ही है, बेकेन डिजीज और फुलिस सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस में पहली बार ये एक जापानीज फार्मर ने ऑब्जर्व किया। तो यहां पे बाद में एक जापानीज साइंटिस्ट जिनका नाम था ई कुरोसावा, एक जापानीज साइंटिस्ट है जिनका नाम था ई कुरोसावा, उन्होंने राइट देखा कि ये जो बेकेन डिजीज है, ये जो फुली सीडलिंग डिजीज है, ड्यू टू द कॉज ऑफ ए फंजाई, ये फंजाई की वजह से होती है। ई कुरोसावा, ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ई कुरोसावा, राइट, ई कुरोसावा फाइंड आउट दिस डिजीज ड्यू टू फंजाई, फाइंड आउट, राइट, ई कुरोसावा ने हैज कंफर्म दिस डिजीज, फुली सीडलिंग डिजीज, ड्यू टू ए फंजाई जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। कंफर्म दी बेकेन डिजीज, राइट, ड्यू टू कॉज ऑफ फंजाई। ये एक फंजाई की वजह से होने वाली बीमारी थी उसमें, और उस फंजाई का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकुराई, जिब्रेला फ्यूजिकुराई जो है, राइट, तो जिब्रेला फ्यूजिकुराई होगा, सॉरी। तो जिब्रेला फ्यूजिकुराई जो बीमारी फंजाई है, इसकी वजह से बैकेंड डिजीज हो जाती है, फुल्ली सीडलिंग डिजीज हो जाती है। अब ये बैकेंड डिजीज है क्या और ये फुल्ली सीडलिंग डिजीज क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो यहां पे ये जो बैकेंड डिजीज है, इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, या फिर इसको फुल्ली सीडलिंग डिजीज भी बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फुल्ली सीडलिंग डिजीज, इस केस में क्या होता है, जो राइस प्लांट होता है वो एक्सेसिव टॉल हो जाता है, उसकी लेंथ ज्यादा बढ़ जाती है। आर यू रेडी और नॉट? तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई है, राइस की जो लेंथ बढ़ी ड्यू टू एक्सिस सिक्रीशन ऑफ जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स का जनरली जो प्राइमरी रोल होता है वो स्टेम की हाइट को बढ़ाता है। जिब्रेला फ्यूजिकुराई जिब्रेलिन को रिलीज करता है और उसकी वजह से, जिब्रेलिन की वजह से एक्सेसिव लेंथ बढ़ जाती है राइस प्लांट की। एग्जैक्टली ऑल ऑफ यू, एक्सेसिव लेंथ बढ़ने की वजह से, राइस प्लांट की एक्सेसिव लेंथ बढ़ने की वजह से राइस प्लांट जो है बिकम वीक, वो वीक पड़ जाता है, स्टेराइल हो जाता है, उसके सीड्स जो है खोखले पड़ जाते हैं, उनमें स्टार्च ग्रेन एप्रोप्रिएट अमाउंट में नहीं रह पाता है। ये बात आपको याद रखनी है। एक्सेसिव टॉल, स्टेराइल एंड वीक, ये प्रॉब्लम हो जाती है इसमें
फुलिश सीडलिंग में और बैक एंड डिजीज में राइस में, राइट। इसको पहली बार एक जापानी फार्मर ने और ऑब्जर्व किया बैक एंड डिजीज को, कंफर्म किया इसको ई कुरोसावा ने कि एक फंजाई की वजह से है जिसका नाम जिब्रेला फ्यूजिकुराई है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और पहली बार इस जिब्रेलिन को आइसोलेट किया एक दूसरे साइंटिस्ट ने जिसका नाम है याबुता, या याबुटा भी आप बोल सकते हैं। फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड बाय ए साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट ने इसको आइसोलेट किया जिसका नाम था याबुता। याबुता नाम के साइंटिस्ट ने इसको पहली बार आइसोलेट किया, किसको? जिब्रेलिन को। तो जिब्रेलिन वाज आइसोलेटेड बाय याबुता। याबुता वाज ए साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको पहली बार आइसोलेट किया। अभी तक की डेट में अगर मैं बात करूं जिब्रेलिन की, जिब्रेलिन एक एसिडिक हार्मोन है, जिब्रेलिक एसिड भी इसको बोला जाता है। अभी तक की डेट में, प्रेजेंट डेट में लगभग 136 जिब्रेलिन एसिड यानी कि जिब्रेलिन टाइप के हार्मोन्स हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? प्रेजेंट टाइम में, इन प्रेजेंट टाइम अप्रोक्सीमेटली 136 जिब्रेलिक एसिड्स आर प्रेजेंट। जिब्रेलिक एसिड और जिब्रेलिन हार्मोन भी आप बोल सकते हैं। 136 टाइप के जिब्रेलिन हार्मोन अभी तक प्रेजेंट है, और इनका जो नोमेनक्लेचर किया जाता है, इन जिब्रेलिन्स का जो नोमेनक्लेचर किया जाता है, नोमेनक्लेचर जो इनका किया जाता है वो ऐसे किया जाता है लाइक GA1, GA2, GA3, यानी कि इस तरीके से इनका नोमेनक्लेचर किया जाता है। 1 2 3 136 टोटल अभी तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं जिब्रेलिन्स के टाइप, यानी कि जिब्रेलिक एसिड के टाइप और इनको जो है इनका जो नोमेनक्लेचर किया जाता है GA1, GA2, GA3 इस तरीके से। यहां पे एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड जिब्रेलिन कौन सा है। तो पहला जो आइसोलेटेड जिब्रेलिन है वो है GA3, ये बात आपको याद रखनी है। फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड जिब्रेलिन, तो पहला जो एक्सट्रैक्टेड जिब्रेलिन है वो है GA3। तो GA3 जो है फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड जिब्रेलिन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। GA3 जो है फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड जिब्रेलिन है। आर यू गेटिंग और नॉट? पहली बार जो एक्सट्रैक्ट किया वो जिब्रेलिन GA3 है। इज दैट क्लियर? तो जिब्रेलिन को पहली बार कंफर्म किया किसने? एक्सट्रैक्ट किया किसने? याबुता ने इसको एक्सट्रैक्ट किया, और यहां पे GA3 फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड, फर्स्ट आइसोलेटेड जिब्रेलिन जिसको माना जाता है वो ये है। अब बात करते हैं जिब्रेलिन्स के फंक्शंस क्या क्या हैं। व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिन? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, लिसन केयरफुली। तो नाउ इज फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिन। तो सबसे पहले, अच्छा एक चीज और यहां पे फंक्शन से पहले आई विल डिस्कस अबाउट द प्रीकर्सर ऑफ जिब्रेलिन। जैसे मैंने ऑक्सीन का प्रीकर्सर आपको ट्रिप्टोफन और जिंक एलिमेंट बताया था, ऐसे ही यहां पे जिब्रेलिन का भी एक प्रीकर्सर होता है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, लिसन केयरफुली। प्रीकर्सर ऑफ जिब्रेलिन, प्रीकर्सर्स ऑफ जिब्रेलिन की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पे प्रीकर्सर ऑफ जिब्रेलिन एसिटाइल कोएंजाइम ए इज प्रीकर्सर ऑफ जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का जो प्रीकर्सर है वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है क्रैब साइकिल का, आपने पढ़ा होगा अबाउट द क्रैब साइकिल आल्सो। यहां पे ये प्रीकर्सर है जिब्रेलिन का। इसके बाद मैं इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में बताता हूं आपको। जिब्रेलिन के जो मेजर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिन। तो जो जिब्रेलिन के जो मेजर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं उसमें सबसे पहला आता है बोल्टिंग। बोल्टिंग एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन है जिब्रेलिन का। बोल्टिंग का मतलब क्या है? जिब्रेलिन का जो प्राइमरी रोल है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये इंटरनोड की लेंथ को बढ़ा देता है। दो नोड के बीच का जो एरिया है, जो स्पेस होता है, उसको इंटरनोड कहते हैं, और इसका जो प्राइमरी रोल है वो ये है कि ये इंटरनोड की लेंथ को बढ़ा देता है। इस प्रोसेस को आप बोल्टिंग भी कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आप बोल्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पे
तो ये जो बोल्टिंग है इसमें क्या होता है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ इंटरनोड्स। तो इंटरनोड्स की लेंथ को बढ़ाने का काम करता है ये जिब्रेलिन। जिब्रेलिन इंक्रीज द लेंथ ऑफ इंटरनोड्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बोल्टिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बोल्टिंग। ये बोल्टिंग कहते हैं इस प्रोसेस को, राइट। इसका मोस्ट वाइडली इस्तेमाल किया जाता है बोल्टिंग, फॉर एग्जांपल कैबेज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट। या ऐसे प्लांट जिसमें रोसेट लीव्स होती है, यानी कि टफ्ट ऑफ लीफ होती हैं, तो उनमें इंटरनोड की लेंथ को बढ़ा देने की वजह से लीव्स जो है ज्यादा ग्रो करने लग जाती हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो लीफ की ग्रोथ को भी इंक्रीज करने का काम करता है जिब्रेलिन। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये इंटरनोड को बढ़ाता है, स्टेम इलोंगेशन करता है, प्रमोट स्टेम इलोंगेशन। ये भी आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रमोट स्टेम इलोंगेशन, ठीक है। तो इंटरनोड की लेंथ बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ लीव्स ज्यादा ग्रो करेंगी। जितना लेंथ होगा इंटरनोड, उतनी ज्यादा नंबर ऑफ लीव्स ग्रो करेंगी। तो ये रोसेट प्लांट्स में जिसमें टफ्ट ऑफ लीव्स होती हैं, या कैबेज जैसे प्लांट्स में ये जो है इसका मोस्ट वाइडली इस्तेमाल किया जाता है। तो बोल्टिंग में हेल्प करता है ये। बोल्टिंग एक रोल है, एक फंक्शन है जिब्रेलिन का। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? तो दिस इज अबाउट बोल्टिंग एंड दिस इज अबाउट द फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन। तो ये जिब्रेलिन का एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप बोल्टिंग कहते हैं। दैट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? दिस इज द फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन। इसके अलावा जिब्रेलिन जो है सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है। अनदर फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन इज सीड जर्मिनेशन। तो सीड जर्मिनेशन को भी प्रमोट करने का काम करता है जिब्रेलिन, राइट। सीड जर्मिनेशन को इनिशिएट करता है जिब्रेलिन। कैसे? जनरली जिब्रेलिन क्या करता है, ये मोबिलाइज कर देता है, राइट। ये एग्जैक्टली इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जैसे कि एमाइलेज, प्रोटीएज। तो एमाइलेज और प्रोटीएज जैसे एंजाइम न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स के मोबिलाइजेशन करते हैं। न्यूट्रिएंट्स के मोबिलाइजेशन की वजह से वहां पे सीड जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाता है, स्पीड पकड़ लेता है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है जिब्रेलिन। तो ये इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ जिब्रेलिन्स। तो ये इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जैसे कि फॉर एग्जांपल एमाइलेज की सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, प्रोटीएज की सिंथेसिस को इंक्रीज करने का काम करता है, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स मोबिलाइजेशन होती है, और न्यूट्रिएंट्स मोबिलाइजेशन की वजह से सीड जर्मिनेशन टेक प्लेस करता है। इज दैट क्लियर? न्यूट्रिएंट्स मोबिलाइजेशन की वजह से सीड जर्मिनेशन टेक प्लेस करता है। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके अलावा मैं बात करता हूं एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिन के बारे में। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आया? ध्यान दीजिए। एप्लीकेशंस ऑफ जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन की जो मेजर एप्लीकेशंस हैं, पहला है जिब्रेलिन जो है क्या करता है, जिब्रेलिन सबसे पहले इंक्रीज फ्रूट ग्रोथ, फ्रूट के साइज को बढ़ा देता है। ये पहला, इंक्रीज साइज ऑफ फ्रूट्स के साइज को बढ़ाने का काम करता है जिब्रेलिन। फॉर एग्जांपल एप्पल के साइज को बढ़ाने का काम करता है, ग्रेप्स के साइज को बढ़ाने का काम करता है ये जिब्रेलिन। इंक्रीज फ्रूट ग्रोथ ऑफ फ्रूट को बढ़ा देता है, एप्पल्स की ग्रोथ को बढ़ाता है, और यहां पे ये ग्रेप्स की ग्रोथ को भी इंक्रीज करने का काम करता है। इसके अलावा यहां पे सेकंड पॉइंट, डिले फ्रूट राइपनिंग।
फ्रूट राइपनिंग को ये डिले कर देता है, अर्ली फ्रूट राइपनिंग को ये डिले करने का काम करता है, जिससे कि फ्रूट जो है लंबे टाइम तक उसको मैच्योर होने के लिए इनफ टाइम मिल जाए। इज दैट क्लियर? अगर वो पहले ही टूट के गिर जाएगा राइट, तो वहां पे वो फ्रूट जो होगा वो फ्रूटफुल नहीं होगा फॉर अस। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये डिले फ्रूट राइपनिंग को डिले करने का काम करता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? जिससे कि इनफ टाइम मिल सके मैच्योर होने के लिए फ्रूट को। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके अलावा इंक्रीज द माल्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है, माल्टिंग में हेल्प करता है। माल्टिंग प्रोसेस इन केस ऑफ बिवरेज इंडस्ट्री, जो फर्मेंटर्स होते हैं बिवरेज इंडस्ट्री में, माल्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज करने का काम करता है जिब्रेलिन। खासकर यहां पे माल्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज करता है GA3, ये बात आपको याद रखनी है। तो इंक्रीज द माल्टिंग प्रोसेस इन बिवरेज, तो बिवरेजेस में माल्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज करने का काम करता है और इसके लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है GA3, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा ये स्टेम की हाइट को बढ़ाता है। शुगर केन फील्ड में इसका मोस्ट वाइडली इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि स्टेम की हाइट बढ़े और शुगर कंटेंट को बढ़ाया जा सके, क्योंकि वहां पे सारा का सारा फूड शुगर केन के केस में स्टेम में ही स्टोर होता है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहां पे इंक्रीज द स्टेम हाइट ऑफ शुगर केन में स्टेम हाइट को बढ़ाने का काम करता है राइट कौन? जिब्रेलिन। एंड दैट रिजल्ट्स टू इंक्रीज 20 टन्स शुगर कंटेंट, 20 टन शुगर केन पर एकड़। तो पर एकड़ लगभग वो 20 टन शुगर को बढ़ा सकता है, शुगर केन की हाइट को इंप्रूव करके, शुगर केन की हाइट को बढ़ा के। तो यहां पे इंक्रीज फ्रूट ग्रोथ, डिले फ्रूट राइपनिंग राइट, इसके अलावा माल्टिंग, इसके अलावा यहाँ पे शुगर केन में ये जो है पैदावार को बढ़ा देता है, यील्डिंग को इंप्रूव करता है, स्टेम हाइट को बढ़ाने के साथ साथ इसके अलावा ये क्विक मेच्योरिटी में भी हेल्प करता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज क्विक मेच्योरिटी की मैं बात कर रहा हूं। अनदर एप्लीकेशन इज क्विक मेच्योरिटी, खासकर कॉनिफर्स प्लांट में ये मेच्योरिटी को बढ़ाने का काम करता है जिब्रेलिन का रोल। ध्यान दीजिए, प्लीज लिसन केयरफुली। देखिए, क्विकर मेच्योरिटी के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है। इंक्रीज राइट, यहां पे क्विक मेच्योरिटी ऑफ, दिस इज रिस्पॉन्सिबल, इंड्यूस early maturity in conifer plants, induce early maturity in conifers, ये भी इसका काम है। ये सारे फंक्शन पूछे जाते हैं conifers। Is that clear to all of you? This is about जिब्रेलिन हार्मोन, ये सारे रोल है राइट। अब मैं यहाँ पे बायो एसे टेस्ट की बात करता हूँ। बायो एसे टेस्ट पे क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे बायो एसे टेस्ट फॉर जिब्रेलिन्स। तो जिब्रेलिन्स के लिए बायो एसे टेस्ट कौन कौन से हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सबसे पहला, इंड्यूस अल्फा एमाइलेज इन बार्ली में अल्फा एमाइलेज इंड्यूस करना, ये एक बायो एसे टेस्ट है। इसको आप ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिटेल में एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। इज दैट क्लियर? तो इंड्यूस अल्फा एमाइलेज इन बार्ली। नंबर 2, ड्वार्फ मेज टेस्ट। नंबर 3, ड्वार्फ पी टेस्ट। ये सब बायो एसे टेस्ट है। जनरली ऐसे प्लांट जो कि जेनेटिकली ड्वार्फ होते हैं, उन पे अगर आप जिब्रेलिन को स्प्रे कर देते हैं तो उनकी लेंथ बढ़ जाती है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है।
सो दिस इज ऑल अबाउट जिबरेलिन, इज दैट क्लियर? तो जिबरेलिन का एक बार हम फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं, जैसे कि हमने ऑक्सिन के बारे में देखा था। जिबरेलिन के हम यहाँ पे फंक्शंस, मैं बात कर रहा हूँ फंक्शंस की, राइट, और इधर मैं बात करता हूँ एप्लीकेशंस की। तो जिबरेलिन के जो मेजर फंक्शंस हैं उसमें आता है बोल्टिंग और उसके अलावा आता है सीड जर्मिनेशन। ये फंक्शंस मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा जो मेजर एप्लीकेशन है जिबरेलिन की, तो यहाँ पे फ्रूट साइज इंक्रीज करता है, इंक्रीज साइज ऑफ फ्रूट, इंक्रीज फ्रूट साइज, तो फ्रूट साइज को बढ़ाने का काम करता है जिबरेलिन, फ्रूट साइज को बढ़ाता है। डिले राइटनिंग, राइटनिंग ऑफ फ्रूट्स को डिले कर देता है। इसके अलावा ये जो है माल्टिंग को प्रमोट करता है, शुगर केन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, शुगर केन यील्ड में हेल्प करता है, और क्विकर मेच्योरिटी इन कॉनिफर्स, ये इसकी मेजर एप्लीकेशन है। वन शॉट में आप इसको फ्लो चार्ट बना के याद कर सकते हैं, राइट। और बोल्टिंग एंड सीड जर्मिनेशन आर दी फंक्शंस ऑफ जिबरेलिन। इसी के साथ जिबरेलिन इज डन। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड, राइट, उसके बाद आता है आपका एब्सिसिक एसिड। तो आज के लिए बस इतना ही अबाउट अदर प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।